हेलो एवरीवन। हम लोगों ने एनसीईआरटी प्लस की जो हमारी सीरीज़ है उसमें एक जो लास्ट लेक्चर था हमारा दैट इज़ डिमांड फॉर मनी को मोटिव, जो हम लोग मोटिव वाला चैप्टर था। ओके, जो मोटिव वाला लेक्चर था मोटिव फॉर द डिमांड ऑफ मनी हम लोग कर रहे थे। एंड 3 तरीके के मोटिव्स को हम लोग देख रहे थे, जिसमें मनी डिमांडेड फॉर ट्रांजेक्शनरी मोटिव देखा था, मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव को हम लोग पढ़ रहे थे। एंड एक थर्ड मोटिव होता है दैट इज़ प्रिकॉशनरी मोटिव होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग देख रहे थे। हम लोगों ने ट्रांजैक्शनरी मोटिव देख लिया था। स्पेकुलेटिव मोटिव में हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था? स्पेकुलेटिव मोटिव में लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझा था। ओके, लाइक यील्ड समझा था, बॉन्ड की प्राइसेस कैसे वैरी करती है वो देखा था। ओके, यील्ड था, बॉन्ड की प्राइसेस थी एंड प्रीमियम के बारे में पढ़ा था। इन सारी चीज़ों को देख लिया था। ओके, आज के लेक्चर में हम लोग इंटरेस्ट रेट के बढ़ने या घटने से ये सारी चीज़ें, यील्ड, बॉन्ड प्राइसेस, प्रीमियम, इन सब चीज़ों पे क्या असर पड़ेगा, एंड देन इसके बेसिस पे जो हमारे एसेट के जो प्राइसेस है दैट इज जो बॉन्ड का प्राइसेस है वो जो वैरी करेगा, उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी का एक्चुअल में क्या हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को देखेंगे। ओके, सो यस, दिस इज आवर एनसीईआरटी प्लस की सीरीज। हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 की जो बुक है उसको कवर करते हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं जहाँ से डायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स एंड मेंस में। ओके, तो पार्ट 2 है हमारा डिमांड फॉर मनी का। ओके, इसको कवर करते हैं, छोटा सा लेक्चर होगा। ओके, जिसमें हम लोग सारा का सारा स्पेकुलेटिव डिमांड को अच्छे से पढ़ लेते हैं एंड टोटल डिमांड को उसके बाद देखेंगे। दिस इज अबाउट मी, माय नेम इज सरोवर हुसैन। मैं यहाँ पे आपको इकॉनमी और पॉलिटी को लूँगा। ठीक है, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड हमारे स्पेकुलेटिव मोटिव से। ठीक है, ओके, चलिए थोड़ा सा एक बेसिक रिवीजन कर लेते हैं क्या हम लोगों ने कल पढ़ा था, क्योंकि आज सारी की सारी चीज़ें जो है ना उससे रिलेटेड है। देखो इम्पोर्टेंट है कि ये चीज़ें जो है आपको कनेक्ट होता रहे, कनेक्ट होते रहे। ओके, चलिए, ठीक है। ओके, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे ना, हम लोग स्पेकुलेटिव मोटिव को समझ रहे थे, स्पेकुलेटिव मोटिव ऑफ मनी को समझ रहे थे, स्पेकुलेटिव मोटिव ऑफ मनी। ठीक है, क्या है कि जो आप इनकम कमा रहे हो, नेट जो आपके पास इनकम आ रहा है, ठीक है, नेट जो इनकम आ रहा है इसका आप क्या करते हो, कुछ चीज़ें तो आपकी कंजम्पशन में चली जाती है, कंजम्पशन में चली जाती है, जो आप डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन करते हो उसमें चला जाता है, एंड प्लस जो आपके पास बचता है वो सरप्लस है आपके पास। इस सरप्लस का हम लोग 2 काम कर रहे थे। या तो आज के डेट पे आप कुछ एसेट खरीदने की कोशिश कर रहे हो तो आप उस एसेट का डिसीजन लेते हो कि एसेट आप सेल करोगे, बाय करोगे, एक तो ये है। ठीक है, क्या एसेट खरीदना है, बेचना है, वो किस बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है उसको हम लोग आगे देखेंगे। एंड साथ में आप कुछ कैश होल्ड करना चाहते हो अपने पास। क्यों? क्योंकि आप फ्यूचर में एसेट के प्राइसेस के बेसिस पे, एसेट का जो प्राइसेस है या ऊपर या नीचे हो रहा है उस बेसिस पे आप कुछ डिसीजन लोगे फ्यूचर में। ठीक है, ये जो कैश आप होल्ड करते हो ना, दिस इज मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेशन। ठीक है, यही है स्पेकुलेटिव मनी। स्पेकुलेटिव मनी को समझने के लिए हम लोग को एसेट का इन्वेस्टमेंट समझना पड़ेगा पहले। ठीक है, कि आपके पास जो सरप्लस है उसमें आप एसेट का इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हो। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, हम लोग एक बहुत बेसिक 5 मिनट का रिविजन कर ले, कि हम लोगों ने देखा था कि एक इंडिविजुअल था, और उसके पास 2 ऑप्शन थे। या तो वो बैंक में इन्वेस्ट करता। हम लोगों ने 2 तरीके का जो है जो इन्वेस्टमेंट है, जो एसेट है ना, वो 2 तरीके कहीं पे लिया जा सकता है। और भी है कि आप इन्वेस्ट लैंड में कर सकते हो, और भी जगह पे कर सकते हो। हम लोगों ने एग्जांपल लिया बैंक का और एक बॉन्ड मार्केट का। ठीक है, दोनों के अपने फीचर थे एंड फीचर्स के कारण ये सारा चीज़ डिसाइड होगा, इसलिए फीचर जाना इंपॉर्टेंट है। बैंक में क्या है कि अनलिमिटेड पैसे आप डाल सकते हो। ठीक है, अनलिमिटेड पैसे डाल सकते हो। ठीक है, रिलेटिवली मोर रिस्क फ्री है। ठीक है, बट द इंटरेस्ट रेट यहाँ पे जो है ना ये थोड़ा कम मिलता है बैंक में। ठीक है, अगर आप एफडी में पैसे डालोगे तो लेट्स सपोज 5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आप बॉन्ड मार्केट में आते हो ना तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यहाँ पे अनलिमिटेड नहीं है, बॉन्ड फ्लोट होता है उसका पहले से डिसाइडेड होता है कि लेट्स सपोज कि रिलायंस ने 100 करोड़ के बॉन्ड रिलीज किए, 100 करोड़ के बॉन्ड रिलीज किया, एंड लेट्स सपोज कि जो एक बॉन्ड है वो 1 करोड़ का है, तो टोटल कितने लोगों को मिल सकता है? 100 ही लोगों को मिल सकता है। ओके, तो जो 100 फर्स्ट पर्सन होगा उसको ये बॉन्ड नहीं मिलेगा, देयरफॉर इट इज लिमिटेड इन नेचर। सेकेंडली क्या है कि बॉन्ड जो होता है ना वो थोड़ा रिलेटिवली रिस्की होता है, रिलेटिवली रिस्की। ओके, बट
रिस्की है तो इसके बदले में क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि हम लोगों ने माना कि इंटरेस्ट रेट यहाँ क्या मिल रहा है, 10% का इंटरेस्ट रेट, ठीक है। द बेटर द इशूअर ऑफ द बॉन्ड इज, उनका इंटरेस्ट रेट उतना कम होगा। लेट्स सपोज गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट इतनी इतना इतना मतलब उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है कि जब गवर्नमेंट बॉन्ड फ्लोट करती है तो उसका इंटरेस्ट रिलेटिवली कम होता है, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज के कंपैरिजन में। तो हम लोग एक मान के चलते हैं कि थोड़ा ज़्यादा होता है बैंक के कंपैरिजन में, तो इसको 10% और इसको 5% मान के चलते हैं। सो दिस फर्स्ट पर्सन हैड 100 रुपीज़ विद हिम, इसके पास 100 रुपये थे, जो पर्सन 1 है। इसके पास 100 रुपीज़ था, इसके पास ऑप्शन था कि उस 100 को वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। सो उसने देखा कि 5% के हिसाब से अगर मैं 100 रुपीज़ बैंक में डालूँ तो मुझे 10 okay, some technical glitch happened. Okay, it's working. Yes. Okay. So just a second. ठीक है, तो हम लोग करते हैं तो 5% के हिसाब से ना, ओके कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, नाउ आई थिंक इट शुड वर्क नाउ। यस, ठीक है, यस इट इज वर्किंग। ओके, ठीक है। तो इस पर्सन 1 के पास क्या था, इस पर्सन 1 के पास ₹100 थे, ₹100 था। सो इसने क्या डिसीजन लिया, इसने डिसीजन लिया है कि लेट मी चेंज द थिकनेस, ठीक है, इसके पास 100 रुपीज़ थे। तो अगर तो ये एक और स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी की जब हम लोग बात करते हैं ना, जब स्पेकुलेटिव डिमांड की बात करते हैं या फिर जब हम लोग बात करते हैं कि इन्वेस्ट कैसे करेंगे, तो जो इंडिविजुअल होता है ना, इसके दो चीज़ों को हम लोग समझते हैं। एक तो कि इसका एक ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ये है कि जब वो एसेट में इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो वो एक फ्यूचर रिटर्न के हिसाब से कर रहा है कि वो जो है फ्यूचर रिटर्न अच्छा मिल सके, वो चीज़ है। एंड सेकेंड थिंग, द पर्सन इज अ रैशनल पर्सन, ठीक है, रीज़न के बेसिस पर डिसीजन लेता है। अब इसका रीज़न बोलेगा कि अगर मैं बैंक में पैसे डालूँ तो 100 का क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अगर 10% के हिसाब से डालेगा बॉन्ड मार्केट में तो 100 का 110 मिलेगा। कोई भी रीजनेबल पर्सन यहाँ पे पैसे डालेगा, यहाँ क्यों डालेगा, ठीक है, ओके। सो दिस पर्सन कहाँ पे पैसे डाल दिया, इसने पैसे डाल दिए यहाँ पे, ओके, इसने ये खरीद लिया 100 दे के 110 का खरीदा, ओके। अब क्या है कि जो हम लोग बात कर रहे थे कि लेट्स सपोज 100 बॉन्ड था, ठीक है, टोटल 100 बॉन्ड था, अब 100 बॉन्ड खत्म हो चुके हैं। ये इशू कहाँ पे होता है, ये प्राइमरी मार्केट में होता है, ठीक है। बट ये जो बॉन्ड खरीदा गया, ये जो बॉन्ड खरीदा गया जिसके ऊपर रिलायंस लिखा हुआ था और XYZ कोई भी कंपनी लिखी हुई थी, ठीक है, वो लिखा हुआ था एंड उस पर फेस वैल्यू लिखी हुई थी 100 रुपीज़ की, ठीक है। इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ था इस बॉन्ड के ऊपर, दैट इज 10% का, एंड टर्म ऑफ मेच्योरिटी लिखा हुआ था 1 ईयर का, लेट्स सपोज, ठीक। प्राइमरी मार्केट में इशू होता है जो प्राइमरी मार्केट में खरीदा जा सकता है। तो प्राइमरी मार्केट में कितने लोगों ने खरीदा, 100 लोगों ने खरीदा। अब लेट्स सपोज एक पर्सन 101 है, 100 फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, इसको भी चीज़ें खरीदनी है, इसको ये बॉन्ड खरीदने का मन है। बट अब क्या वो ये बॉन्ड खरीद पाएगा प्राइमरी मार्केट से, नहीं, क्योंकि बॉन्ड खत्म हो चुका है, 100% ने ले चुका है। अब ये 100 फर्स्ट पर्सन है, ये इसको अगर ये बॉन्ड खरीदना है, इसको अगर ये बॉन्ड खरीदना है तो कहाँ खरीदना पड़ेगा, सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि बॉन्ड्स आर सेलेबल, ठीक है, बॉन्ड सेलेबल होता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, सेल किया जा सकता है, ठीक है। सो हम लोग बात करें पर्सन 101 की, तो वो क्या करेगा, वो मार्केट में जाएगा एंड पर्सन 1 से खरीदेगा। सो दिस पर्सन 101, ये पर्सन 101 जो है, ये फर्स्ट पर्सन जो था, फर्स्ट पर्सन से बॉन्ड खरीदता है, ठीक है, बॉन्ड खरीदता है। बट द फर्स्ट पर्सन से इसकी मैंने बॉन्ड खरीदा था 100 में, 1 साल हुए नहीं है, 1 साल के बाद जिसके पास भी ये बॉन्ड होगा उसको मिलेगा 100 रुपीज़ या 110 रुपीज़। इसने खरीदा था 100 रुपीज़ में, ठीक है, लेट्स सपोज इसने 100 रुपीज़ में खरीदा था। बट द फर्स्ट पर्सन वुड टेल दिस 100 फर्स्ट पर्सन कि मैं आपको 100 में ये नहीं दूंगा, 100 में मैंने खरीदा था, ओके। सो नाउ दिस पर्सन, दिस 100 फर्स्ट पर्सन, वो क्या करेगा, वो एक कैलकुलेशन करेगा, क्योंकि ये भी क्या, ये भी एक रीजनेबल पर्सन है, रीजन के बेसिस पे डिसीजन लेता है। तो ये कैलकुलेशन करेगा कि अगर मुझे 110 बैंक से कमाना है तो
110, क्योंकि ये तो फाइनल वैल्यू और ये चाहता था, ये 100% चाहता था कि ये बॉन्ड को खरीद ले। इसे पता है कि बॉन्ड खरीदने पे मुझे फाइनल में 110 मिलेगा, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन करता है कि अगर मुझे जो है बैंक से 110 कमाना होता तो मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ता, ठीक है। तो अगर 100 के इन्वेस्टमेंट पे 105 मिल रहा है, ठीक है, तो 1 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे नहीं, हम लोग क्या ये इस फर्स्ट पर्सन का इन्वेस्टमेंट नहीं जानना चाह रहा था, ये जानना चाह रहा था कि जो है 110 जो है लाने के लिए जो है उसे बैंक में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, 110 लाने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसको पता है कि 105 मिलने के लिए, 105 कब मिलता है, जब 100 रुपीज़ दिया जाता है। तो 1 रुपया कब मिलेगा, जब 100 का इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 105 होगा। ओके, इसको तब ये जानना चाहेगा क्योंकि इसे जानना था कि 110 पाने के लिए कितना लगाना पड़ेगा। ये क्या है, ये क्या है, व्हाट ही वुड गेट, एंड वो उसके लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 110 पाने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 110, ठीक है। दैट वुड कम आउट टू बी अराउंड, ठीक है, क्या आएगा ये 104.77 के आसपास आता है। लेट्स सपोज इसको हम लोग ना 105 मान लेते हैं, ठीक है, 105 मान लेते हैं। सो दिस पर्सन, जो पर्सन 101 है, वो सोचेगा कि अगर मुझे ये जो बॉन्ड है जो पर्सन 1 से मिल रहा है, जो पर्सन 1 से बॉन्ड मिल रहा है ये पर्सन 101 को, ठीक है, तो ये पर्सन 101 सोचेगा कि अगर ये बॉन्ड मुझे 101 का बेचा गया तो भी फ़ायदा है, 110 मिलने हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या था, बैंक में तो उसको पता है कि 105 दे करके 110 मिल पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 101 दे के 110 मिल रहा है, तो अच्छा डील है। 102 पे भी ठीक है, 103 पे भी ठीक है, 104 पे भी ठीक है, ठीक है। बट लास्ट कैलकुलेशन क्या होगा इसके लिए, लास्ट कैलकुलेशन क्या होगा पर्सन 101 के लिए, लास्ट वो 104.99 के आसपास होगा, 105 मान ले, वो 105 पे लास्ट खरीदेगा। क्यों, क्योंकि 105 पे 110 मिल रहा है, उतना तो बैंक से भी मिल रहा था, वो क्या, वो बैंक से भी मिल रहा था, ठीक है। तो 105 के बाद 106 पे 110 लेना तो एक तो बेवकूफ़ी है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट 4 रुपये का होगा, यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट 5 रुपये का था। प्लस क्या है, बैंक में इन्वेस्ट करो क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड दिया जा सकता है। प्लस क्या है, ये ज़्यादा रिस्क फ्री है, तो रीजनिंग जो भी रीजनेबल पर्सन होगा वो यहां तक जाएगा। दैट इज लास्ट बॉन्ड का प्राइस क्या है, लास्ट बॉन्ड की प्राइस कहां तक जाएगी सेकेंडरी मार्केट में, 105 तक जाएगी, ठीक है। ये है 5% पे, ठीक है, ये है 5% पे। यहां तक हम लोगों ने देखा था। तो इसके बेसिस पे हम लोग कुछ कुछ चीज़ देख रहे थे कि एक होता है फेस वैल्यू, चेंज द पेन कलर, ओके। हम लोग कुछ देख रहे थे कि कुछ चीज़ें हम लोग कुछ टर्म्स देख रहे थे, ठीक है। तो एक चीज़ होता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू के ऊपर एक प्रीमियम लगता है, प्रीमियम लगने पे क्या आ जाता है, तो बॉन्ड की प्राइस आ जाती है, ठीक है। बॉन्ड की प्राइस में अगर आप बॉन्ड की प्राइस जो है, ठीक है, एंड प्लस आप यील्ड ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, जो मैच्योरिटी का अमाउंट है, अमाउंट ऑन मैच्योरिटी, ठीक है, जो भी आप नॉमिनल रिटर्न कह लो, ठीक है, ये चीज़ है। दैट मीन्स व्हाट, प्रीमियम इज व्हाट, प्रीमियम इज व्हाट, प्रीमियम इज इक्वल टू बॉन्ड जितने पे बिका, एक्चुअल में बॉन्ड जितने पे बिका माइनस फेस वैल्यू, ठीक है। हम लोग देख रहे थे कि लेट्स सपोज कि यहाँ पे बॉन्ड बिकता 105 पे, तो प्रीमियम क्या हो जाएगा, प्रीमियम क्या हो जाएगा, ठीक है। फेस वैल्यू 105 पे अगर बॉन्ड बिकता और फेस वैल्यू तो 100 था पहले से, तो प्रीमियम क्या हो जाएगा 5 रुपये का। लेट्स सपोज बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड कितने पे बिका, 104 पे ही बिक गया था, दैट मीन्स प्रीमियम क्या है, 4 रुपीज़ का प्रीमियम, ठीक है। अच्छा, यील्ड क्या हो जाएगा फिर, यील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज तो प्रीमियम, ठीक है। यील्ड क्या हो जाएगा, यील्ड इज जो आपको रिटर्न मिलने वाला है ऑन मैच्योरिटी, रिटर्न ऑन मैच्योरिटी, ठीक है, माइनस क्या है, बॉन्ड की प्राइस, ठीक है, ये हो जाएगा। रिटर्न ऑन मैच्योरिटी फिक्स है 110 रुपया। लेट्स सपोज बॉन्ड कितने पे बिका था, 104 पे बिका था, तो 6 रुपये, 110 का बॉन्ड था और बिका कितने पे, 105 पे, तो यील्ड क्या है 5 पे। यील्ड क्या है, यील्ड आप समझ लो कि आपको जो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, यील्ड क्या है, जो प्रॉफिट हो रहा है एक तरीके से, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, तो यील्ड, प्रीमियम एंड बॉन्ड प्राइसेस, ये तीनों चीज़ों हम लोग देख लिया। इंपॉर्टेंट क्या है कि फेस वैल्यू के कितने ऊपर जो है बिक रहा है बॉन्ड, वहाँ से बॉन्ड प्राइस आएगा। ये बॉन्ड क्या है, आपका एसेट है, तो बॉन्ड का जो प्राइस ऊपर या नीचे हो रहा है दैट मीन्स आपके एसेट का प्राइस ऊपर या नीचे हो रहा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, ये चीज़ है। यहाँ तक हम लोगों ने देख रखा था।
आगे से कनेक्ट करना था, इसलिए हम लोगों ने एक बार 10 मिनट लेके इसको रिवाइज कर लिया। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट 3 केसेस लेते हैं, केस 1, केस 2 एंड केस 3। केस 1, केस 2, केस 3। ये जो केस है ना, अभी हम लोग लेते हैं इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% वाला, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने देखा था। इसके हिसाब से हम लोगों ने देखा था कि इंटरेस्ट रेट जब 5% का था, दैट इज 105 पे 100, वो जो कैलकुलेशन किया गया था उस कैलकुलेशन में उसे पता चला कि बैंक से अगर 110 रुपये कमाने हैं तो 105 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 105 रुपये, ताकि जो है रिटर्न जो है 110 रुपये का मिल सके। ओके, इसके बेसिस पे हम लोगों ने निकाला कि जो मैक्सिमम प्रीमियम है, पी मैक्स था वो कितना, 5 रुपये का था। बॉन्ड प्राइस मैक्स कितने पे, मैक्स कितने पे बिका, 105 पे, ठीक है। एंड यील्ड मैक्स, यील्ड मैक्स, मैक्सिमम यील्ड कितने रुपए का कमाया जा सकता था, मैक्सिमम यील्ड कितने पे कमाया जा सकता था, ठीक है, मैक्सिमम नॉट दी, मिनिमम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, मिनिमम 5 रुपीज़ का। क्यों, क्योंकि लेट्स सपोज की बॉन्ड 101 रुपये का ही बिक जाता, 101 का बिकता और 110 फाइनल मिलने वाला था, तब तो क्या होता, 9 रुपये का हो जाता, ठीक है, उस हिसाब से। ओके, तो यील्ड इतना है। अब हम लोग एक केस लेते हैं कि ठीक है, इंटरेस्ट रेट तो 5% है, लेट्स सपोज माना जाए, ये अज्यूम किया जाए, ठीक है, ये अज्यूम किया जाए कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट, ये क्या है, ये है टुडे, ठीक है, और ये फ्यूचर सिनेरियो 1, दिस इज फ्यूचर सिनेरियो 2। पहले फ्यूचर सिनेरियो 1 को देखते हैं हम लोग। तो अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ के अगर 6% के आसपास होने वाला होता, तो ये पर्सन फिर से कैलकुलेट करता, ये पर्सन कैलकुलेट करता कि अगर 100 रुपये बैंक में लगाओ ना, तो उसमें 106 रुपये मिलता है, दैट इज 106 रुपये कमाने के लिए 100 रुपीज़ लग रहा था बैंक में, ठीक है, ये नया कैलकुलेशन है। 1 कमाने के लिए 100/106 लगता, ठीक है। 110 अगर बैंक से कमाना होता तो कितना लगता, 100 डिवाइडेड बाय 106 इंटू 110, ठीक है, दैट वुड कम आउट टू बी अराउंड 104 के आसपास कुछ आता, ठीक है, 104 के आसपास कुछ आता, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, कि अब पता है कि अगर बैंक से कमाना है तो बैंक को 104 रुपये देने पे 110 रुपया मिल सकता था बैंक से, ठीक है, 104 रुपये देने पे 110 रुपया मिल सकता था। इसको रब कर लेता हूँ ताकि आ जाए, ठीक है, ठीक है, चलो, ओके, तो 104 करके 110 मिलता, तो कितना प्रीमियम, कितना मैक्सिमम, कितना प्रीमियम, 104 रुपये का। बॉन्ड प्राइस मैक्सिमम कितना जा रहा है, 104 रुपये का। क्यों, फिर से सेम चीज़, वही कैलकुलेशन, कि ये पर्सन क्या करता, ये जो पर्सन होता ना, वो क्या कहता, वो कहता कि मैं पर्सन 1 से, जो 101st पर्सन है, वो पर्सन 1 से कब खरीदता, वो कहता कि अगर 101 में बिका तो भी मेरा फ़ायदा है, क्योंकि 9 रुपये का प्रॉफिट होगा, 102 पे भी फ़ायदा है, 103 पे भी फ़ायदा है, 104 पे भी फ़ायदा है। 104 के बाद वो खरीदेगा क्या, नहीं, क्यों, 105 पे 110 खरीदेगा क्या, नहीं, क्योंकि उसके बाद तो क्या है कि बैंक पे ही मिल जा रहा है, बैंक से ही मिल जाएगा, ठीक है, बैंक पे ही 104 देने पे 110 मिल जाएगा, बैंक से ही 104 देने पे 110 मिल जाएगा। तो अगर कोई बॉन्ड 105 का बेचना चाहेगा तो वो नहीं बिकेगा, क्यों, क्योंकि फिर जो पर्सन है ना, वो रीजनेबल पर्सन होगा, तो वो सोचेगा कि फिर तो मैं बैंक से ले लेता हूँ, बैंक ज़्यादा रिस्क फ्री है, ठीक है। तो लास्ट बॉन्ड की प्राइस क्या जाएगी, 104 रुपीज़ जाएगी। अच्छा, यील्ड क्या जाएगा, मैक्सिमम जो ये होगा वो 6 रुपये का यील्ड जाएगा, ठीक है, 6 रुपये का जाएगा, ठीक है। और क्या है, एक थर्ड केस हम लोग देखते हैं, थर्ड केस देखते हैं, केस थर्ड, ठीक है। दिस इज कि लेट्स सपोज कि इंटरेस्ट रेट ना फ्यूचर में वो गिर के 4% पे आना है, तो वो पर्सन फिर से कैलकुलेट करेगा कि 100 रुपीज़ बैंक में लगाओ, इंटरेस्ट रेट बैंक का 4% होने वाला है फ्यूचर में, 5% से घट के 4% होने वाला है, तो 100 देने पे कितना मिलेगा बैंक में, 104 रुपये मिलेगा, ठीक है। दिस पर्सन वांट्स टू नो कि 110 कमाने के लिए मुझे बैंक में कितना लगाना पड़ेगा, तो 104 कमाने के लिए 100 लगा, ठीक है, 1 कमाने के लिए 100/104 लगा, 110 कमाने के लिए 100 डिवाइडेड बाय 104 इंटू 110, 105.77 करके कुछ आएगा, जिसको हम लोग 106 के आसपास मानेंगे, ठीक है। सो दिस पर्सन वुड नो कि अगर बैंक से 110 कमाने हैं ना, तो मुझे 106 लगाना पड़ेगा, ओके, 106 लगाना पड़ेगा, ठीक है, ओके, सो 106 लगाना पड़ेगा, दैट मीन्स व्हाट, 106 लगाना पड़ेगा,
हम लोग कह रहे थे कि 106 लगा करके 110 जो है वो मिल जाएगा, 106 लगा करके 1110 जो है वो बैंक में मिल जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट कि बॉन्ड कहाँ तक लोग खरीदेंगे, मैक्सिमम प्राइस बॉन्ड कहाँ तक खरीदेंगे, 106 तक। क्यों? क्योंकि बॉन्ड की प्राइस अगर 107 हो जाए तब तो बेकार है, तब तो यहीं से खरीद लो, बैंक से खरीद लो, बैंक रिस्क फ्री ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि बैंक ने तो 106 के बाद तो बैंक ने ही 106 पे 110 देना है, तो 107 या 6 के ऊपर 106.1 पे भी आप क्यों खरीदोगे बॉन्ड मार्केट से? बॉन्ड मार्केट से आप क्यों खरीदोगे? तब तो आप बैंक से खरीद लो ना, बैंक रिस्क फ्री भी ज़्यादा है। सो लास्ट बॉन्ड की प्राइस इस बार क्या हो जाएगी, 106 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स आप कितना प्रीमियम देने को रेडी हो, कितना प्रीमियम आप मैक्सिमम देने को रेडी हो, पी मैक्स प्रीमियम मैक्स आप देने को कितना रेडी हो, दैट इज आप 6 रुपीज़ मैक्सिमम देने को रेडी हो। ठीक है, बॉन्ड की प्राइस मैक्सिमम कितनी जाएगी, तो 106 जाएगी। ठीक है, 106 जाएगा और ईल्ड कहाँ पे आएगा, 4 रुपये पे ईल्ड आ जाएगा। इस वाले एज वाले केस में कितने पे आ जाएगा, 4 रुपये का केस आ जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है, जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो आप देखो क्या हो रहा है, यील्ड कितना था, 5 रुपये का था, अब यील्ड क्या है, 6 रुपये का। यील्ड क्या है, बढ़ रहा है। और क्या आपको देखने को मिल रहा है कि जो प्रीमियम है वो घटता है, और आपको क्या देखने को मिल रहा है कि बॉन्ड प्राइस भी घटता है। क्यों? लास्ट टाइम बॉन्ड प्राइस कितने पे गया था, 105 का मैक्सिमम गया था, इस बार 104 पे ही रुक गया। पी मैक्स से ही बॉन्ड प्राइस आएगा, ऑब्वियसली फेस वैल्यू पे आप प्रीमियम ऐड करोगे तो बॉन्ड प्राइस। ठीक है, तो जो जिस तरीके से प्रीमियम वैरी करेगा उसी तरीके से बॉन्ड प्राइस वैरी करेगा। ओके, तो ये चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगा, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, अब नेक्स्ट टाइम आपके पास एग्जाम में आएगा तो आपको डायरेक्टली ये चीज़ याद रखना है, ये वाला रिलेशन डायरेक्टली याद रखना है, रादर देन आप डेराइव करने नहीं बैठोगे। ओके, ठीक है। और एक चीज़ देख लेते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट कम होता है, ये वाले केस में क्या होता है, दैट इज व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल्स। फ्यूचर में ये क्या बात है, ये क्या था सिनेरियो, फ्यूचर 2 का सिनेरियो था, फ्यूचर 2 का था। ठीक है, तो अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा, फॉल करना है, तो क्या केसेस है, क्या है, फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट जो फॉल करेगा तो क्या है, प्रीमियम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बॉन्ड प्राइसेस इंक्रीज होता है। ठीक है, एंड यील्ड क्या होता है, यील्ड जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक, ये है रिलेशन। अब एक तरीके का रिलेशन बस याद रखो, सिंपली रटने के लिए क्या है, आपको मग करना पड़ेगा, तो मग करने के लिए ना आप याद रखो, इंटरेस्ट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यील्ड। सीधा सीधी ये याद रखना है, इंटरेस्ट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यील्ड। इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो यील्ड बढ़ा, इंटरेस्ट रेट घटा तो यील्ड घटा, सिंपल बात। ठीक, ये आपको रटने के लिए याद रखना है। इसके बाद जो दो चीज बचा, इसके जस्ट अपोजिट आप प्रीमियम पी, एक में पी लिखा हुआ और एक में बीपी है। ठीक है, रटने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आपको मग करने के लिए। पी और बीपी ना इंटरेस्ट रेट के अपोजिट काम करता है, इंटरेस्ट रेट के 1/, में काम करेगा। ओके, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो इंटरेस्ट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रीमियम, इंटरेस्ट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड प्राइस। ठीक, ये वो रिलेशन है, ये फर्स्ट रिलेशन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, दिस यू हैव टू मग अप। ठीक है, आप बार बार इसको बैठ करके कैलकुलेट करने नहीं बैठोगे एग्जाम में। ठीक है, कि ये हो रहा है तो उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, वो नहीं करना है। बीच में अगर आप एग्जाम में गड़बड़ कर दोगे कुछ तो आपके नेगेटिव हो जाएंगे। देयरफॉर अब आपको याद रखना है कि इंटरेस्ट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यील्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी एंड बीपी। ठीक है, ये चीज़ है। ओके, अब यहाँ से हम लोग मेजर चीज़ समझेंगे कि हम लोग स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी को समझेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने बात किया था कि जो आपके पास नेट इनकम था उसका कुछ तो आप ट्रांजैक्शन कर लेते थे और कुछ सरप्लस था। ठीक है, सरप्लस का दो काम है, सरप्लस का दो काम था कि आप क्या कर रहे थे, अपने एसेट में इन्वेस्ट कर रहे थे। इस एसेट के बेसिस पे भी कुछ तो आप कैश भी होल्ड करना चाह रहे थे। ये था मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेशन, एमडीएस, मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेशन। ठीक है, मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेशन ये किस चीज़ के लिए, फ्यूचर सिनेरियो के लिए होता है। आप कुछ कैश अपने पास इसलिए होल्ड करते हो कि फ्यूचर के सिनेरियो को, एसेट को देख करके कि कहाँ ज़्यादा कमाया जा सकता है या कहाँ पे लॉस हो सकता है तो वहाँ से बचना, और कहाँ ज़्यादा कमाया जा सकता है तो वहाँ इन्वेस्ट करना है। इसलिए आप कुछ कैश जो है अपने पास होल्ड करते हो, या तो आप कैश को क्या कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो। क्यों होल्ड इसलिए कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि फ्यूचर में किसी और एसेट में इन्वेस्ट करेंगे ना, अगर एसेट में इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा रिटर्न कमा पाएंगे, तो आप इसलिए होल्ड कर रहे हो। या फिर कैश आपके पास आ रहा है, होल्ड कर रहे हो, या फिर कैश आपके पास आ रहा है। ठीक है, आ रहा है,
क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको लगता है कि फ्यूचर सिनेरियो में आपका जो एसेट है ना, आपका जो एसेट है वो उसकी वैल्यू डिक्रीज होने वाली है, देयरफॉर आज ही बेच करके निकल जाओ। जब आप सेल करोगे तो आपके पास कैश है, दैट इज आप प्योर, अब आप कैश रख रहे हो अपने पास। दिस इज मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेशन विच वुड इंक्रीज, कैश इंक्रीज हो रहा है, यही कैश मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेशन है, दैट वुड इंक्रीज। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, लेट्स सपोज कि आपको लग रहा है कि कुछ एसेट है ना वो कल के डेट में जो है उसकी प्राइस बढ़ने वाली है, तो आप क्या करोगे, आज ही इन्वेस्ट करोगे। अब जब आज ही इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास जो कैश पड़ा हुआ है उसको, एसेट खरीदने के लिए उस कैश को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दैट इज आपके पास कैश कम होगा, दैट इज एमडीएस, जो आपने कैश अपने पास रखा था वो डिक्रीज होगा। अब इसी चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, सेम चीज़ को अभी थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने बात किया कि आज इंटरेस्ट रेट कुछ है इकोनॉमी में, चेंज द पेन। ओके, ठीक है, सो इंटरेस्ट रेट का कैसा है ना कि इकोनॉमी जनरली इंटरेस्ट रेट इस तरीके से लोग ऑब्जर्व करते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर की तरफ जा रहा है ना तो एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा। तो अगर टुडे ये है तो एक्सपेक्टेशन फ्यूचर का ये है कि वो फॉल करेगा। अगर फॉल कर रहा है तो एक्सपेक्टेशन ये होता है, एक्सपेक्टेशन ये है कि फ्यूचर में, जो फ्यूचर वन है, ठीक है, फ्यूचर वन है और ये फ्यूचर टू है, इस फ्यूचर टू के लिए ये क्या हो जाएगा, ये टुडे वाला सिनेरियो हो जाएगा। ठीक है, तो ये, तो इंटरेस्ट रेट टुडे, अगर इंटरेस्ट रेट टुडे ना आपको हाई दिख रहा है, हाई दिख रहा है, ठीक है, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ये है कि वो जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो फॉल करेगा, फ्यूचर में फॉल करेगा इंटरेस्ट रेट, वो नीचे की तरफ जाएगा। ओके, अगर फ्यूचर में, दैट इज आज इंटरेस्ट रेट टुडे इज हाई, फ्यूचर में फॉल करेगा। अगर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में फॉल करना है, इंटरेस्ट रेट अगर फ्यूचर में अगर फॉल करना है, तो हम लोगों ने रिलेशन क्या पढ़ा कि अगर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में फॉल करता है तो क्या होता है, बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ती है, दैट इज एसेट की प्राइस बढ़ेगी, दैट इज कोई एसेट आज 100 रुपये का है तो कल को वो 102 रुपये का मिलेगा। तो आपका डिसीजन क्या होगा कि कोई एसेट का प्राइस बढ़ने वाला है तो कल वो बढ़ जाएगा तो मैं आज ही उसको बाय करूँ। तो आपका डिसीजन क्या होगा, आपका डिसीजन होगा बाय का। आपका डिसीजन क्या है, बाय का। बाय के डिसीजन का क्या मतलब है, बाय का डिसीजन का ये मतलब है कि आपके पास जो कैश पड़ा हुआ था, ये जो कैश पड़ा हुआ था, आपने कुछ कैश होल्ड किया था, यहाँ पे देखो आप, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एसेट था और आपके पास कुछ कैश था, आपने इसी कैश को होल्ड किया था फ्यूचर सिनेरियो के लिए। अभी का फ्यूचर सिनेरियो ये है कि आपको पता है कि कल ना उसका प्राइस बढ़ने वाला है, कल उसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो आपका आज का डिसीजन ये है कि मैं आज ही बाय कर लूँ। जब आप बाय करोगे तो उसके लिए खर्चा तो करना पड़ेगा, दैट इज आपके पास जो कैश पड़ा हुआ था वो डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि आप इससे क्या कर रहे हो, आप इससे एसेट खरीद रहे हो, एसेट बाय कर रहे हो। ठीक है, आपके पास जो कैश खत्म हो रहा है, यही कैश तो आपने रखा था स्पेकुलेशन के लिए, दैट मीन्स व्हाट, जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी वुड डिक्रीज, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी वुड डिक्रीज। ठीक है, सेकेंड सिनेरियो भी देख लेते हैं, सेकेंड सिनेरियो देख लेते हैं। ठीक है, सेकेंड सिनेरियो ये है कि इंटरेस्ट रेट टुडे इज लो। ठीक है, तो आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है फ्यूचर में, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर एफ क्या है, बढ़ने वाला। अगर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में बढ़ने वाला है तो बॉन्ड की प्राइसेस क्या हो रही है, मैंने बोला था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इंटरेस्ट रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड प्राइस। ठीक है, इंटरेस्ट रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड प्राइस, तो फ्यूचर में बॉन्ड प्राइस क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो लेट्स सपोज कि आप किसी एसेट को होल्ड करते हो, आपके पास कोई एसेट था ऑलरेडी और आपको पता है ना कि उसकी प्राइसेस घटने वाली है, तो आपका कोई एसेट था जो 100 रुपये का था और आपको पता है कि फ्यूचर में उसकी जो वर्थ है, वैल्यू है, वो गिरने वाली है, सपोज वो गिर के 95 होने वाली है, तो आप क्या चाहोगे कि मैं आज सेल कर लूँ। डिसीजन क्या हो जाएगा आपका, डिसीजन आपका हो जाएगा सेल का, सेल का डिसीजन लोगे आप। क्यों? क्योंकि कल मैं सेल करोगे तो 95 रुपीज़ बस मिलेगा, आज सेल करोगे तो 100 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, सेल का डिसीजन है, सेल का डिसीजन मतलब आप किसी चीज़ को सेल करोगे तो आपके पास क्या आएंगे, पैसे आएंगे, कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है, तो यही मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेशन है, दैट मीन्स मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेशन वुड इंक्रीज इन दिस केस। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट, इंटरेस्ट रेट टुडे इज व्हाट, बट सारे के सारे कैलकुलेशन किस बेसिस पे हो रहा है कि फ्यूचर में कहाँ मूव कर रहा है। क्यों? बिकॉज स्पेकुलेटिव डिमांड एज द नेम सजेस्ट, स्पेकुलेशन के लिए
फ्यूचर में क्या सिनेरियो रहेगा उस चीज को लेकर के, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट टुडे के बेसिस पे नहीं समझा जाएगा। इंटरेस्ट रेट टुडे कम है तो फ्यूचर में ये बढ़ने वाला है। इंटरेस्ट रेट टुडे इफ इट इज हाई तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से दैट मीन्स व्हाट, एक बार हम लोग इसको फाइनल समरी की तरह लिख लें अगर, ठीक है। अगर हम लोग समरी की तरह लिख लेंगे तो इंटरेस्ट रेट टुडे हाई, अगर टुडे हाई है तो क्या हो जाएगा, मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेशन वुड बी हाई, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट टुडे इज लो, ठीक है, तो मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेशन क्या हो जाएगा, वो जो है कम हो जाएगा। ये चीज़ है। इंटरेस्ट रेट टुडे अगर लो था, इंटरेस्ट रेट टुडे अगर लो था तो जो है पूरा का पूरा कैलकुलेशन कहाँ आया था, मनी डिमांडेड, सॉरी इंटरेस्ट रेट टुडे अगर लो है तो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और इंटरेस्ट रेट टुडे अगर हाई है तो मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेशन जो है वो लो हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट टुडे अगर हाई है तो क्या हो जाएगा, जो है मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेशन। तो इनवर्स रिलेशनशिप, यस इनवर्स रिलेशनशिप होता है इसका, ठीक है। सो दिस इज इट। पूरा का पूरा मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेशन यहाँ से आता है, ठीक है। आपको फाइनली क्या याद रखना है, आपको फाइनली यही याद रखना है कि ठीक है कि अगर इंटरेस्ट रेट टुडे हाई है तो, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग समझने के लिए, ठीक है, समझ रहे हैं, ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, समझने के लिए समझ रहे हैं, बट एग्जाम हॉल में आपको इतना टाइम नहीं होगा, ओके, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, तो आपको रिलेशंस पता होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट टुडे से जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेशन का, ठीक है। अगर टुडे हाई है तो स्पेकुलेशन लो होगा, इंटरेस्ट रेट टुडे इफ इट इज लो तो क्या हो जाएगा, वो हाई हो जाएगा, मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेशन, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। टुडे का मैं कह रहा हूँ, फ्यूचर वाले इंटरेस्ट रेट की बात नहीं हो रही है, ठीक है, टुडे की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। ओके ओके, इसके अलावा यस, ठीक है, ठीक है। ये सेम चीज़ यहाँ समझाया गया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल के थ्रू एनसीईआरटी ने समझाया था, वो 2 इयर्स का लेके समझ रहा था, ओके, हम लोगों ने 1 ईयर वाला लेके समझा, सेम थिंग, समझने के लिए आसानी। अच्छा, कैपिटल लॉस एंड कैपिटल गेन की भी बात हो जाएगी, ठीक है। जो आपके पास बॉन्ड था, बॉन्ड क्या था, एसेट था, ठीक है, एसेट था, एसेट है, एक तरीके का आपका कैपिटल है, ठीक है। तो हम लोगों ने जब देखा था कि क्या होता है कि कैपिटल लॉस भी हो सकता है, कैपिटल लॉस होने का सिनेरियो था, कैपिटल लॉस का देखा था, जब लॉस होने की प्रोबेबिलिटी थी तो हम लोग क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे। अगर हमें लग रहा था कि कोई कैपिटल दैट इज बॉन्ड की प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाली है तो हम लोग क्या कर रहे थे, बाय कर ले रहे थे, ठीक है। वही चीज़ कैपिटल लॉस एंड कैपिटल गेन का बात है। इफ द बॉन्ड प्राइस फॉल्स, बॉन्ड होल्डर क्या करेगा, कैपिटल लॉस एक्सपीरियंस करेगा। अगर जो इन्वेस्टर है 10, वो इन्वेस्टर क्या करेगा, मे प्रेफर टू होल्ड मनी इंस्टेड ऑफ अ बॉन्ड। क्यों, क्योंकि कैपिटल लॉस होने वाला है। कैपिटल लॉस होने वाला है मतलब क्या चाहेगा कि सेल कर दो, सेल कर दो मतलब क्या चाहेगा कि होल्ड मनी, मतलब मनी अपने पास रखो, ठीक है। सेल करोगे तो आपके पास क्या आएगा, कैश आएगा, कैश मतलब आप यू आर होल्डिंग मनी, यू आर व्हाट, होल्डिंग मनी, ठीक है। तो ये चीज़ है। If the bond prices are to fall, bond holders is going to experience capital loss. Thus investor का क्या डिसीजन होगा कि सेल कर दो, सेल करके होल्ड कर लो, मनी अपने पास लेकर के आ लो। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि अगर कैपिटल गेन होने वाला है तो डिसीजन क्या होगा, बाय का होगा, बाय का होगा, दैट मीन्स कि अपने पास नहीं होल्ड करना चाहेगा मनी को, ठीक है। तो मनी को क्या करना चाहेगा, इस केस में इन्वेस्ट करना चाहेगा, ठीक है, इन्वेस्ट करना चाहेगा ताकि फ्यूचर में रिटर्न मिल सके। स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी, एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर, अराइजेस फ्रॉम व्हाट, यही जो मैं बार बार कह रहा हूँ, अराइजेस फ्रॉम एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर, कि आज अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो कल का इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कम होगा, एंड इसके बेसिस पे सारी कैलकुलेशन की गई है, ठीक है। सेम चीज, व्हेन इंटरेस्ट रेट इज हाई पीपल एक्सपेक्ट इंटरेस्ट रेट टू फॉल, द फ्यूचर सिनेरियो, देयरफॉर इंटरेस्ट रेट टू फॉल, बॉन्ड प्राइसेस क्या होगा, राइज करेगा। क्यों, मैंने बताया था इंटरेस्ट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड प्राइस, ठीक है। इंटरेस्ट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रीमियम, इंटरेस्ट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यील्ड, ठीक है। ये 3 चीज हमें याद रखना है, ठीक है। सो बॉन्ड प्राइसेस इज गोइंग टू राइज, पीपल विल बाय बॉन्ड, जब आप बाय करोगे बॉन्ड को तो आपके पास कैश डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि आप कैश से बॉन्ड खरीद रहे हो, एसेट खरीद रहे हो, ठीक है। देन स्पेकुलेटिव मनी उसकी लो, सेम चीज हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। जस्ट अपोजिट केस आप यहाँ देख लेना, ओके। ये चीज है ना, ये एक बार हम लोग देख लेते हैं। एक
इकोनॉमी ने एक फॉर्मूला एनसीईआरटी में है, देयरफॉर हम लोग इसको देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से ना समझना भी बहुत आसान हो जाएगा आपको चीज़। तो मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेशन है ना, मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेशन, इसका फॉर्मूला है दैट इज आर मैक्स माइनस आर डिवाइडेड बाय आर माइनस आर मिन, ठीक है, आर मिन, ठीक है। आर मैक्स, आर मिन और आर क्या है? आर है 2 days इंटरेस्ट रेट, प्लीज माइंड इट, 2 days इंटरेस्ट रेट। आर मैक्स क्या है? आर मैक्स है कि जनरली इकोनॉमी में ऑब्जर्व होगा कि यार इससे ऊपर तो इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट नहीं जाएगा। तो लेट्स सपोज कि इकोनॉमी ने ऑब्जर्व किया कि भाई 15% के ऊपर तो बैंक ने कभी इंटरेस्ट रेट दिया ही नहीं है, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। सिमिलरली आर मिनिमम क्या हो जाएगा कि इकोनॉमी ने ऑब्जर्व किया कि इससे नीचे तो क्या ही जाएगा, मतलब इससे नीचे तो जा ही नहीं सकता इंटरेस्ट रेट। लेट्स सपोज इंटरेस्ट रेट 0.1% बैंक दे रही है, ठीक है, मतलब इससे नीचे क्या ही जाएगी, 0% पे चली जाएगी, मतलब कुछ तो देगा, मतलब इस तरीके का। तो कुछ आर मैक्स होगा, कुछ आर मिन होगा, ये दोनों क्या एक तरीके का फिक्स नंबर है, फिक्स नंबर है। अब आर क्या है? आर है 2 days इंटरेस्ट रेट, ठीक है, 2 days इंटरेस्ट रेट। अब हम लोग एक सिनेरियो लेते हैं कि लेट्स सपोज कि आज का जो इंटरेस्ट रेट है ना वो हाई है, 2 days इंटरेस्ट रेट इज हाई। तो आप न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करो, न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करो, एन को, न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर क्या कहता है? आर मैक्स माइनस आर, ठीक है, ये तो फिक्स है। ये क्वांटिटी क्योंकि ये नेगेटिव में, ये क्वांटिटी जितनी बड़ी होगी, ये क्वांटिटी जितनी बड़ी होगी, ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, न्यूमरेटर कम हो जाएगा। डिनोमिनेटर को देख लेते हैं, डिनोमिनेटर इज आर माइनस आर मिनिमम, ठीक है, ये तो फिक्स है, ठीक है, और ये पॉजिटिव वाले साइन के साथ है, पॉजिटिव वाले साइन के साथ है। आर जितना ज़्यादा है, हम लोग पहला केस क्या देख रहे हैं? 2 days इंटरेस्ट रेट इज हाई, केस 1 देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, 2 days इंटरेस्ट रेट इज हाई। तो डिनोमिनेटर का उस सिनेरियो में क्या सीन हो जाएगा कि ये क्या होगा, जो है जितना ज़्यादा आर ज़्यादा है, आर माइनस आर मिन उतना क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। अब आप देखो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर कम है, इसका इम्पैक्ट क्या होता कि वैल्यू कम होती, ठीक है। अच्छा, डिनोमिनेटर अगर ज़्यादा होता तो वैल्यू क्या होती? कम होती। कंबाइंडली दोनों मिलकर के क्या करें? वैल्यू को ज़्यादा कम कर रहे हैं, ठीक है। कंबाइंड इम्पैक्ट क्या है कि बिल्कुल कम हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये क्या है? मनी डिमांड फॉर सप्लाई स्पेकुलेशन, दैट मीन्स व्हाट? मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेशन वुड डिक्रीज। कब? जब 2 days इंटरेस्ट रेट इज हाई। मैंने यही चीज़ आपको बताया था कि इनवर्स रिलेशनशिप है इसका भी, कि आर जो मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेशन है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर क्या है? 2 days इंटरेस्ट रेट, 2 days इंटरेस्ट रेट, ठीक है। जस्ट आप उल्टा भी कर लो तो भी चल जाएगा। अगर हम लोग केस 2 को देख लें, अगर हम लोग केस 2 को समझें, केस 2 क्या है कि आर जो है दैट इज इंटरेस्ट रेट ऑफ 2 days लो, 2 days लो। तो अब हम लोग देखते हैं न्यूमरेटर का क्या होगा। न्यूमरेटर वॉज आर मैक्स माइनस आर, ठीक है, तो आज लो है, ये जितना ज़्यादा लो है न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? उतना क्या हो जाएगा? ये लो है, दैट मीन्स न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा होता चला जाएगा। क्यों? लेट्स सपोज आर मैक्स फिक्स है, 10 का फिक्स है, ठीक है, एंड पहले आर जो था वो 5 था, तो वैल्यू क्या थी? 5 थी, ठीक है। अब क्या? ये तो फिक्स है, ठीक है, और 2 days इंटरेस्ट रेट लेट्स सपोज कि वो कम है, ठीक है, 4 कर देते तो वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। तो वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज हो रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जस्ट अपोजिट ऊपर में हुआ था, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है? आर माइनस आर मिनिमम है, आर मिनिमम तो फिक्स है, आर जितना कम होगा, पॉजिटिव वैल्यू वाली वैल्यू जितना कम होगी, ये क्या हो जाएगा? टोटल ये क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो कंबाइंड इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये बेसिक सीसैट वाली चीज़ है, ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, ओके। तो कंबाइंड इम्पैक्ट क्या हो जाएगा कि न्यूमरेटर ज़्यादा और डिनोमिनेटर कम, दैट मीन्स व्हाट? बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगा, दैट इज मनी डिमांडेड फॉर सप्लाई स्पेकुलेशन। आई डोंट नो मैं सप्लाई ठीक है, मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेशन जो है वो बढ़ जाएगा। फिर से आप देखो, when 2 days इंटरेस्ट रेट इज लो, मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेशन दैट इज फ्यूचर की बात होती है इसमें, दैट वुड बी हाई। जस्ट एक चीज़ एनसीईआरटी ने लिख रखा था, ठीक है, तो मुझे लगा कि वो एक्सप्लेन कर देना चाहिए क्योंकि उसके साथ एक ग्राफ भी दे रखा है, ओके, उसके साथ एक ग्राफ दे रखा है। अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट कर लें, एमडीएस का ग्राफ प्लॉट कर लें, आर मैक्स माइनस आर डिवाइडेड बाय आर माइनस आर मिनिमम का जो है ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं सपोज, ठीक है। तो केस हम लोग देखते हैं कि जब क्या होगा कि लेट्स सपोज कि आर मिनिमम जो है ना, बिल्कुल लेट्स सपोज कि आर मैक्स को ना हम लोग एकदम मान लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। हम लोग इसको यहाँ से देखते हैं, हाउएवर दिस इज नॉट मच नीडेड, हम लोग डायरेक्टली ग्राफ से देख सकते हैं इसको, ठीक है, कि जब आप जो है आर जो है वो आर मिनिमम के बराबर चला जाए, तो आर मैक्स कह रहे हो आप यहाँ से, यस, ठीक है,
आर मैक्स कह रहे हो आप माइनस आर डिवाइडेड बाय आर माइनस आर मिनिमम। अब ये दोनों क्या है, आर मैक्स और आर मिनिमम क्या था, ये ऑब्जर्व है, कुछ माना जाएगा कि हाँ ठीक है, इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता इंटरेस्ट रेट। ये इंटरेस्ट रेट जब इसको अप्रोच कर जाएगा, जब हमारा इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम की तरफ चला जाएगा, तो आर मैक्स इज इक्वल टू आर हो जाएगा। तो जब आर मैक्स जो है, आर जो है हमारा आर मैक्स बन जाएगा, तो आर मैक्स माइनस आर मैक्स लिख सकते हो आप, डिवाइडेड बाय समथिंग आप लिख सकते हो, जैसे आर को आर मैक्स में लिख दोगे माइनस आर मिनिमम लिख दोगे, आर मैक्स माइनस आर मैक्स इज जीरो, जीरो डिवाइडेड बाय सम नंबर दैट इज जीरो। जब हमारा इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट की तरफ बढ़ेगा, जब हमारा आर की जो वैल्यू है ना वो मैक्सिमम की तरफ जाएगी, तो मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेशन, दिस इज व्हाट मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेशन, ये कहाँ आ चुका है, ये जीरो पे आ चुका है। दैट इज जब हमारा आर जो है, जो हमारा टूडेज इंटरेस्ट रेट है, वो जब जो है आपको आर मैक्स की तरफ चला जाएगा, वो जब आर मैक्स की तरफ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो वैल्यू क्या है मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेशन की, मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेशन की वैल्यू कहाँ हिट हो रही है, जीरो हिट हो रही है। ठीक है, अगर इस केस में आप देखो, अगर इस केस में आप जो है आर इज इक्वल टू आर मिनिमम कर दो, आर इज इक्वल टू आर मिनिमम कर दोगे, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिखोगे आर मैक्स माइनस आर मिन डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू आर मिन माइनस आर मिन। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या हो गया जीरो, समथिंग वैल्यू एक्स है, जब डिनोमिनेटर जीरो है तो इसका क्या मतलब है, इन्फिनिटी हो जाता है नंबर, तो मनी डिमांडेड और स्पेकुलेशन कहाँ हिट करेगा, इन्फिनिटी हिट करेगा, कब, जब आर इज इक्वल टू आर मिन। तो आप देखोगे कि जब आर इज इक्वल टू आर मिन पे आ चुका है, आर मिन पे आ चुका है, तो जो मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेशन का ये कर्व है, ये कहाँ जा रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये रुक ही नहीं रहा है, जाता चला जा रहा है। सो दिस इज द कर्व एक्सप्लेनिंग इट। ओके, नथिंग मच, आप मतलब इस चीज़ से आप समझ सकते हो। ओके, इंपॉर्टेंट था इसलिए मतलब था एनसीईआरटी में कवर्ड था, तो मैंने सोचा कि उसको कवर कर दिया जाए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, लिक्विडिटी ट्रैप पढ़ना जरूरी है इसको। लिक्विडिटी ट्रैप को क्या होता है, लिक्विडिटी ट्रैप, लिक्विडिटी ट्रैप आप समझ लो कि ये जो हम लोग आर की बात कर रहे हैं ना, ये जो आर की बात कर रहे हैं हम लोग, ये आर जब लेट्स सपोज एकदम मिनिमम की तरफ हिट कर चुका है, ठीक है, मिनिमम की तरफ हिट कर चुका है, तो जो हम लोग सेकेंड केस देख रहे थे, मनी डिमांडेड फॉर सप्लाई इज आर मैक्स माइनस आर डिवाइडेड बाय आर माइनस आर मिन। लिक्विडिटी ट्रैप कहता है कि जब आर इज इक्वल टू आर मिन हो जाता है, दैट इज स्पेकुलेटिव डिमांड क्या है, इन्फिनिटी है। स्पेकुलेटिव डिमांड क्या है, इन्फिनिटी है। स्पेकुलेटिव डिमांड इन्फिनिटी का क्या मतलब, क्या निकल करके आता है, मैंने बताया स्पेकुलेटिव डिमांड होता है कि आप कितना कैश होल्ड कर रहे हो अपने पास, कैश कितना होल्ड कर रहे हो, इन्फिनिटी कैश होल्ड कर रहे हो, मतलब आपके पास जितना है वो सारा का सारा जितना भी इकॉनमी में कैश था ना, ठीक है, वो सारा का सारा होल्ड किया जा रहा है, सबके सब लोग होल्ड कर रहे हैं मनी को, कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। आप अपोजिट को केस सोचो, उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो लिक्विडिटी ट्रैप कौन सा सिनेरियो है इस फॉर्मूले में, जब व्हेन आर इज इक्वल टू आर मिन को हिट कर जाएगा, जब इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी का मिनिमम को हिट कर जाएगा, लेट्स सपोज 0% के आसपास को हिट कर रहा है, ओके, अप्रोक्सीमेटली 0% को हिट कर रहा है, या उससे भी जो भी। इस केस में क्या हो जाएगा, मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेशन वुड बी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होगा, तो इन्फिनिटी का क्या मतलब, क्या मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेशन इज वेरी हाई। वेरी हाई का क्या मतलब है, वेरी हाई का ये मतलब है कि लोग जो है कैश होल्ड करना चाहेंगे अपने पास, मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेशन इज हाई। हाई होने का मतलब कैश होल्डिंग इज सबसे ज़्यादा को कैश होल्ड कर रहे हैं, दैट मीन्स नोबडी वांट्स टू इन्वेस्ट, कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा है। अब इस सिनेरियो को समझो कि ये कितना डायर सिनेरियो है किसी भी इकॉनमी के लिए। ओह शिट, ओके, आई डिडंट स्विच यहाँ पे, ओके ठीक है, ओके, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ओके ठीक है, हम लोग एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, सेम चीज़ जो हम लोग बात कर रहे थे, इस ग्राफ की बात कर रहे थे ना। आई एम सो सॉरी, मैंने ऑब्जर्व नहीं किया ये चीज़, ठीक है, ओके ठीक है, 2 मिनट हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेशन ये था, आर मैक्स माइनस आर डिवाइडेड बाय आर माइनस आर मिन। तो हम लोग कह रहे हैं कि व्हेन आर हिट्स आर मैक्स, जब मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट की तरफ बढ़ जाएगा, व्हेन आर इज इक्वल टू आर मैक्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू आर मैक्स, आर इज इक्वल टू आर मैक्स, आर मैक्स माइनस आर मिन की तो कोई वैल्यू आएगी, बट आर इज इक्वल टू आर मैक्स और यहाँ भी आर मैक्स है, दैट इज क्या, ये जीरो हो जाएगा। मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेशन इज जीरो व्हेन आर इज इक्वल टू आर मैक्स। सो व्हेन ये आर का है, ये आर है, व्हेन आर इज इक्वल टू आर मैक्स,
देन ये जो कर्व है मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेशन, ये कहाँ हिट कर रहा है, ये जीरो को हिट कर रहा है। यहाँ देखो ये पूरा जो लाइन है ये किस चीज़ का लाइन है, ये जीरो का लाइन है। ये जो पूरा स्ट्रेट लाइन है ये कितना है, जीरो का लाइन है। दैट मीन्स व्हेन आर इज इक्वल टू आर मैक्स, तो मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेशन इज जीरो। ठीक है, उल्टा केस देखते हैं, व्हेन आर इज इक्वल टू आर मिन। व्हेन आर इज इक्वल टू आर मिन की हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग r इज इक्वल टू आरमिन की बात कर रहे हैं तो r इज इक्वल टू आरमिन, तो r और आरमिन दोनों बराबर हो गया, दैट इज, और यहाँ पे r इज इक्वल टू आरमिन, तो आरमैक्स माइनस आरमिन की तो कुछ वैल्यू r ही होगी, बट आरमिन माइनस आरमिन क्या हो जाएगा, जीरो। समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज व्हाट, इन्फिनिटी। सो व्हेन r इज इक्वल टू आर मिनिमम, जब टूडेज इंटरेस्ट रेट हिट द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेशन वुड बी इन्फिनिटी। बस यही समझा रहा था। यहाँ पे आप देख लो, व्हेन r इज इक्वल टू आर मिन, यहाँ पे आपका जो मनी डिमांडेड फॉर सप्लाई का कर्व है वो कहाँ जा रहा है, वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये देखो आप इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, यही चीज़ बस एक्सप्लेन किया गया था। ये जो सेकंड केस है ना, दिस सेकंड केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन आर इज इक्वल टू आर मिन, मनी डिमांड फॉर सप्लाई इज इन्फिनिटी, दिस इज द केस ऑफ लिक्विडिटी, दिस इज द केस ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप। ओके, लिक्विडिटी ट्रैप का यही सिचुएशन है। ठीक है, इसी को हम लोग लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। अब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ही डायर सिनेरियो है। हम लोग क्या बात कर रहे थे, ये फॉर्मूला था, एंड व्हेन द टूडेज इंटरेस्ट रेट आर जो है, जिसको हम लोग आर टी लिख दे रहे हैं, ठीक है, व्हेन इट हिट्स द आर मिनिमम, देन मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेशन वुड बी इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या होता है जब हम लोग कहते हैं कि मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेशन इज इन्फिनिटी, दैट मीन्स मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेशन क्या था, क्या कैश आप अपने पास होल्ड कर रहे थे। इन्फिनिटी मतलब सारा का सारा कैश होल्ड किया जा रहा है, सारा का सारा कैश होल्ड किया जा रहा है। दैट मीन्स नो इन्वेस्टमेंट। क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि जब हम लोगों ने नॉर्मली देखा था, जब इंटरेस्ट रेट जो है, जो टूडेज इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम है, तो फ्यूचर में क्या है, और हम लोग आर मिनिमम की बात करें कि आर कहाँ फॉल कर चुका है, आर मिनिमम पे फॉल कर चुका है। दैट मीन्स फ्यूचर में तो एक्सपेक्टेशन है कि पक्का ही है, पक्का ही एक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा। इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में इंक्रीज होने वाला है, जब फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट अगर लग रहा है कि इंक्रीज होने वाला है, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स फ्यूचर में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, दैट इज बॉन्ड की प्राइसेस गिरने वाली है। बॉन्ड की प्राइसेस अगर गिरने वाली, या किसी भी एसेट की प्राइस क्या होने वाली, गिरने वाली। अगर आपको श्योर शॉर्ट पता है, श्योर शॉर्ट क्यों पता है, क्योंकि आर मिनिमम पे हिट कर चुका था। इकोनॉमी जानती है कि इससे नीचे नहीं जाएगा, तो इकोनॉमी को ये पता है कि अगर इससे नीचे नहीं जाएगा तो इसका मतलब फ्यूचर में ऊपर ही ऊपर जाने वाला है। ये शॉर्ट बात है कि फ्यूचर में ऊपर ही ऊपर जाने वाला है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्यूचर में ऊपर ही ऊपर जाने वाला है, दैट मीन्स फ्यूचर में बॉन्ड की प्राइसेस या किसी भी एसेट की प्राइस घटने ही घटने वाली है। हम लोगों ने इन्वर्स रिलेशन को पढ़ रखा है। ठीक है, अगर एसेट की प्राइस घटने ही घटने वाली है, तो क्या आप कोई एसेट बाय करोगे कि आज आप खरीद लो और आपको पता है कि श्योर शॉर्ट बात है कि इसकी जो प्राइस है ना वो घट के कभी 80, कभी 50, कभी 0 पे आ जाएगा, आप खरीदोगे, नहीं खरीदोगे। देयरफॉर जब लिक्विडिटी ट्रैप का सिचुएशन इसी को कहते हैं कि व्हेन आर हिट्स आर मिनिमम, नोबडी वांट्स टू इन्वेस्ट, नोबडी वांट्स टू इन्वेस्ट, नोबडी वांट्स टू इन्वेस्ट। इस केस में मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेशन इज इन्फिनिटी, सबके सब कैश होल्ड करना चाह रहे हैं अपने पास। दैट मीन्स व्हाट, ये जो सिनेरियो है ये आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछेगा लिक्विडिटी ट्रैप का। इसका क्या मतलब है कि आप सबके सब कैश को होल्ड करने वाले, नोबडी वांट्स टू इन्वेस्ट। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला है, इन्वेस्ट कोई नहीं करेगा क्योंकि एसेट का प्राइस घटने वाला है। अगर कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, दैट मीन्स व्हाट कि मॉनेटरी जो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, तो इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए क्या किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है कि इंटरेस्ट रेट को कम करती है। जब भी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करवाना होता है ना, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देख लेंगे, जब भी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करवाना होता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को फॉल करवाती है ताकि पैसा सस्ता लगे। ठीक है, इंटरेस्ट रेट फॉल है मतलब पैसा सस्ता है, पैसा सस्ता है तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है। बट इस सिनेरियो में, सिर्फ एसेट सिनेरियो में इन्वेस्टमेंट होना ही नहीं है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कितना भी इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, अब ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट आर मिनिमम को हिट कर चुका है, ऑलरेडी हिट कर चुका आर मिनिमम को। उससे नीचे आप लेकर के भी चले जाओ, लेट्स सपोज आप 0.1% का ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट था जो कि बहुत कम था, अब उसको आप 0.01% पे भी आरबीआई लेकर के चली जाए तो भी क्या ही मतलब है, कुछ भी मतलब नहीं। क्यों, क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेंगे ही नहीं। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन अगर नहीं लेंगे तो कोई लोन
कोई लोन भी नहीं लेगा। कोई बिजनेस लोन लेना चाहेगा क्या? नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस बोलेगा कि कोई किसी चीज़ में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है। इन्वेस्ट नहीं कर रहा है तो मैं लोन लेकर के करूँगा क्या? ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, पूरी की पूरी इकोनॉमी ना डिफ्लेशनरी सिचुएशन में चली जाएगी, डिफ्लेशन में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि सप्लाई पूरा का पूरा पड़ा हुआ है एंड डिमांड जो है वो बहुत कम है। जब ये सिनेरियो होता है कि सप्लाई बहुत है, डिमांड बहुत कम है, ये सिचुएशन किस तरफ लेकर के जाएगा? डिफ्लेशन की तरफ, इन्फ्लेशन का उल्टा। दैट इज प्राइसेस क्या हो रहे हैं? प्राइसेस जो है घट रहा है। प्राइसेस क्या हो रहा है? घट रहा है। प्राइसेस घट रहा है का क्या मतलब कि आज प्राइसेस 100 रुपीज़ का, कल 90 का है, परसों 80 का है, फिर 70 का है। तो लोग क्या करेंगे? वो खरीदेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा एक दिन और रुक जाओ ना तो और घट जाएगा, एक दिन और रुक जाते हैं और घट जाएगा, एक दिन और रुक जाते हैं और घट जाएगा। तो क्या हो रहा है इससे? डेफर किया जा रहा है डिसीजन को, डेफर किया जा रहा है कंजम्पशन डिसीजन को, ट्रांजैक्शन का जो है उसको भी डेफर किया जा रहा है। तो किसी भी तरीके से आप देखोगे ना तो इकोनॉमी में कोई बूस्ट नहीं है, इकोनॉमी बूस्ट हो ही नहीं रही। इकोनॉमी बूस्ट कब होगी? जब लोग चीज़ें खरीदेंगे। लोग खरीद नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राइसेस फॉल कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो लोग डेफर कर रहे हैं अपने डिसीजन को। मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो चुकी है, मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से इकोनॉमी में डिमांड को बढ़ाती है? इंटरेस्ट रेट को कम करके। इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी आर मिनिमम को हिट कर चुका है। जब आर मिनिमम को ऑलरेडी हिट कर चुका है, उससे नीचे क्या ही जाएगा? लोगों को पता है कि इसके बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ने ही वाला है। देयरफॉर किसी भी चीज़ में, किसी भी एसेट में इन्वेस्ट नहीं करो, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करो। क्यों? क्योंकि बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ने पे जो एसेट होता है उसका प्राइस फॉल करता है। ये चीज़ हम लोगों ने ऊपर देख लिया। ये सारा सिचुएशन ना बहुत ही बहुत ही बेकार सिनेरियो है किसी भी इकॉनमी के लिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो मॉनेटरी पॉलिसी चलाती है वो फेल हो चुकी है, बिजनेसेस लोन नहीं ले रहा है। तो एक बार देखते हैं हम लोग क्या क्या इम्पैक्ट है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी फेल, पहला। ठीक है। नो लोन बाय बिजनेसेस। क्यों? क्योंकि बिजनेस कह रहा है मेरे पास ऑलरेडी जो सामान पड़ा हुआ है वो तो बिक नहीं रहा है, लोग डेफर कर रहे हैं अपने कंजम्पशन डिसीजन को। जो पड़ा हुआ है वो तो बिक नहीं रहा, तो मैं एक्स्ट्रा लोन लेके एक्स्ट्रा सामान क्यों बनाऊं? तो कोई लोन वोन का सिनेरियो नहीं है। इकॉनमी डिफ्लेशनरी सिचुएशन देख रही है। सी, इकॉनमी में ना इन्फ्लेशन बहुत अच्छा है ना डिफ्लेशन अच्छा है, इसलिए आरबीआई टारगेट करती है, अभी जो टारगेट करिए 2 to 6% को टारगेट करिए। दिस इज अ गुड केस। ठीक है कि 4% के एवरेज के इन्फ्लेशन को रखो। इन्फ्लेशन इससे कम भी खराब है। क्यों? क्योंकि इकॉनमी फिर ग्रो नहीं करेगी। आगे के चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे। इससे ज़्यादा हो जाने पे क्या है कि जो प्राइस है, मनी की जो वैल्यू है वो घट जाएगी। तो कोई भी सिनेरियो अच्छा नहीं है, एवरेज वाला ना सिनेरियो सबसे अच्छा है। तो ये इस तरीके का इम्पैक्ट है इकॉनमी के ऊपर। तो सॉल्यूशन क्या है? अगर कोई इकॉनमी मिनिमम इंटरेस्ट रेट को हिट कर चुकी है और अब उस इकॉनमी को ग्रो करना है, मॉनेटरी पॉलिसी वो फेल हो चुकी है, तो फिर काम कैसे करेगा? यहाँ पे काम आता है फिस्कल पॉलिसी का। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? आरबीआई ने जब गवर्नमेंट इकॉनमी में इंटरवीन करती है, जब गवर्नमेंट इकॉनमी में इंटरवीन करती है, इकॉनमी में इंटरवेंशन करती है, एंड जॉन मेनर्ड कीन्स की आत्मा को शांति मिला होगा कि हाँ ठीक है, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन का ही मैं बात कर रहा था, द विजिबल हैंड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, द जॉन मेनर्ड कीन्स, उनकी जो थ्योरी थी, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में इसको देखा था, इंट्रोडक्शन टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो चैप्टर 1 था हमारे एनसीईआरटी का, उसमें था। ओके, सो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू इंटरवेंशन होगा। गवर्नमेंट कैसे इंटरवेन करेगी? गवर्नमेंट को पता है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि किसी भी तरीके का परचेज का डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, परचेज का डिसीजन नहीं लिया जा रहा। तो गवर्नमेंट चाहेगी कि परचेज के डिसीजन को ना बढ़िया किया जाए, अच्छा किया जाए, परचेज कर सके गवर्नमेंट। परचेज कब करेंगे? जब लोगों के हाथ में जो है एक तरीके से जॉब वॉब दिया जाएगा। ठीक है, जॉब वॉब दिया जाएगा, इसके थ्रू इनकम आएगा एंड लोग परचेज करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इन्वेस्टमेंट करेगी इकॉनमी में। कि गवर्नमेंट एकदम आई और बोली कि अभी रोड बनाना चालू करना पड़ेगा। ठीक है, आप कोविड का सिनेरियो यूज करो, याद करो। कोविड वॉज नॉट अ सिनेरियो ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप, बट वो उस तरफ बढ़ रहा था, लिक्विडिटी ट्रैप की तरफ, कि इंटरेस्ट रेट्स वर लो था, बहुत ही कम भी नहीं था। ठीक है, 4% के आसपास पे लोन मिल जा रहा था, 5% के आसपास पे लोन मिल जा रहा था। ठीक है, परहैप्स होम लोन भी शायद 5% पे मिल जा रहा था, जो अभी 12% पे मिलता है। स्टिल ये बिल्कुल R मिनिमम का सिनेरियो नहीं था, बट स्टिल ऐसा था। तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा था। आप याद करो कि गवर्नमेंट केम आउट विद अ पैकेज, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट का पैकेज लेकर के आई थी गवर्नमेंट। इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, गवर्नमेंट ढेर सारी चीज़ों को बनाएगी, उसके बाद रोड्स बनाएगी, ब्रिजेस बनाएगी, बहुत सारी चीज़ें बनाएगी। क्यों? इससे क्या होगा ना,
इससे ज़रूरत पड़ेगा सीमेंट का, रोड बनाना है तो ज़रूरत पड़ेगा सीमेंट का, ज़रूरत पड़ेगा स्टील का। सीमेंट और स्टील प्राइवेट तो कोई खरीद नहीं रहा था, तो अब कौन खरीद रही है? गवर्नमेंट खरीद रही है। इससे क्या है, बिजनेस जो है इम्प्रूव हुआ, थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ। बिजनेस जब इम्प्रूव होगा ना, तो बिजनेस इम्प्रूव होगा तो वो लोन लेने के लिए जाएगा। वो पहले तो लोन से बच रहा था, अब वो लोन लेने के लिए जाएगा। जब लोन लेने के लिए जाएगा तो मनी विद द बैंक क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। जब मनी विद बैंक कम होगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, दिस इज अ गुड सिनेरियो। ओके, इस तरीके से जो है चीज़ों को बचाया जाएगा, किसके थ्रू? फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, थ्रू दी गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ओके, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज टॉक्ड अबाउट। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है लिक्विडिटी ट्रैप का? फॉल, मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो चुकी है, डिफ्लेशनरी सिचुएशन है, लो इन्फ्लेशन का, ठीक है। इंक्रीज प्रेफरेंस फॉर लिक्विड एसेट्स, कैश के लिए सब कैश होल्ड करना चाह रहे हैं, कोई भी एसेट नहीं खरीदना चाह रहा है। सॉल्यूशन क्या है? शिफ्ट टुवर्ड्स फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। सिंस द सेंट्रल बैंक टूल्स दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो चुकी है, ब्रोकन, द बर्डन ऑफ रिकवरी शिफ्ट इंटायरली टू द गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनसीईआरटी में कुछ लिखा हुआ वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट मस्ट स्टेप इन टू क्रिएट द डिमांड थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड पब्लिक सर्विसेज। मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। क्यों मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है? कि जब आप रोड बनाते हो ना बस, तो उससे सीमेंट इंडस्ट्री को भी फायदा है, स्टील इंडस्ट्री को भी फायदा है, लेबर इंडस्ट्री को भी फायदा है, ठीक है। इसके साथ रोड के बगल में पेड़ लगाना है ना, तो वो नर्सरी में जो पेड़ बेच रहे हैं उनको भी फायदा है। मल्टीप्लायर है, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाइड इम्पैक्ट है। और ये जब सिचुएशन है ना कि R इज इक्वल टू आर मिन पे चल रहे थे हम लोग, ठीक है, तो पैसा ना बैंक के पास ऑलरेडी बहुत पड़ा हुआ था, सरप्लस पैसा पड़ा हुआ था। बिजनेसेस ऐसे भी पैसा नहीं ले रहे थे, बिजनेसेस जो है वो पैसा नहीं ले रहा था, ठीक है, तो पैसे पड़े हुए थे। तो जब पैसा पड़ा हुआ है और तब गवर्नमेंट पैसा ले लेती है लोन के थ्रू, ठीक है, तो क्राउडिंग आउट भी नहीं होता है। यूपीएससी पूछ चुकी है क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग इन, ठीक है, इसको हम लोग कभी आगे देखेंगे, ठीक है। क्राउडिंग आउट का क्या मतलब होता है? सिंपल आज ही देख लेते हैं, टू लीव फॉर टुमारो, ठीक है, ठीक है। क्राउड आउट क्या होता है ना, क्राउड आउट है कि पैसा ना, लेट्स सपोज 100 करोड़ ही पड़ा हुआ है इकोनॉमी में, बैंक, टोटल बैंक्स के पास कितने पैसे पड़े हुए? 100 करोड़ पैसे पड़े। इस पैसे की ज़रूरत किसको है? इस पैसे की ज़रूरत मेजरली बिजनेसेस को भी है और गवर्नमेंट को भी पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स सपोज गवर्नमेंट जाती है और सारे बैंक से खुद पैसे निकाल लेती है, 80 करोड़ खुद निकाल लेती है। बिजनेस को खुद के लिए क्या ज़रूरत था? 60 करोड़ का ज़रूरत था। इसके पास बचा कितना है बिजनेस के पास? 80 करोड़ गवर्नमेंट ने ले लिया, तो लेफ्ट 20 करोड़। अब ये 20 करोड़ जाएगा बस बिजनेसेस के पास, बट बिजनेस को ज़रूरत कितना था? 60 करोड़ का। दैट मीन्स बिजनेसेस हैज़ बीन क्राउडेड आउट बाय गवर्नमेंट, ठीक है। ये क्राउड आउट का सिनेरियो होता है। इसके जस्ट अपोजिट एक क्राउड इन होता है, ठीक है। क्राउड इन होता है। क्राउड इन क्या होता है कि क्राउड इन ये होता है कि लेट्स सपोज की बिजनेसेस है ना, बिजनेसेस है वो बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहे हैं लेट्स सपोज, और गवर्नमेंट इंटरवीन करती है वही करके, रोड बना करके। रोड बनाएगा कौन? तो रोड बना रही है L&T, लेट्स सपोज। रोड बनाने के लिए क्या चाहिए था? सीमेंट चाहिए था, स्टील चाहिए, लेट्स सपोज ब्रिजेस भी बनाना है, स्टील चाहिए, मल्टीपल चीज़ें चाहिए, ठीक है। ये क्या है? ये बिजनेसेस को अट्रैक्ट कर रहा है। सीमेंट बिजनेस का फायदा हो रहा है, स्टील बिजनेस का फायदा हो रहा है, L&T का फायदा हो रहा है, कोई लेबर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसका फायदा हो रहा है। दैट मीन बिजनेसेस का फायदा हो रहा है। दैट मीन्स गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के थ्रू बिजनेसेस का फायदा हो रहा है। दिस इज कॉल्ड क्राउड इन, ठीक है, दिस इज क्राउड इन। ओके, सो क्राउड इन एंड क्राउड आउट, ओके, ये दो चीज़ें हैं। ओके, आई गेस, हाँ ठीक है। और टोटल डिमांड फॉर मनी मैंने बताया था, ट्रांजेक्शनरी पर्पजेस के लिए क्या कहते हैं हम लोग, ये था मनी डिमांडेड फॉर ट्रांजेक्शन, स्पेकुलेटिव को हम लोग कहते हैं MDS, और एक प्रिकॉशनरी मोटिव है। ये बहुत ही छोटा कंपोनेंट होता है जो आप इमरजेंसी सिनेरियो के लिए अपने पास रखते हो कि ठीक है कल को कुछ गलत ना हो जाए, अनहोनी ना हो जाए, तो कुछ पैसे आप उसलिए रखते हो, ठीक है। मेजरली ये बहुत छोटा होता है, मतलब 2 ही मोटिव्स मान करके चलते हैं। ट्रांजेक्शनरी मोटिव डिपेंड क्या करता है, याद करो आप, मनी डिमांडेड फॉर ट्रांजेक्शन इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू, हम लोगों ने GDP देखा था, दैट इज मनी डिमांडेड फॉर ट्रांजेक्शन को आप क्या लिख सकते हो, इस प्रोपोर्शनल टू GDP कर सकते हो आप, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू GDP के प्रोपोर्शनल है, दैट इज इनकम के और प्राइस लेवल के प्रोपोर्शनल है वो, ठीक है। मनी डिमांडेड फॉर ट्रांजेक्शन, सिंपली सोचो ना कि अगर इनकम ज़्यादा है
इनकम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदोगे तो ट्रांजेक्शनरी डिमांड ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, ट्रांजेक्शनरी डिमांड कितना होगा वो प्राइस पे भी डिपेंड करता है। कार अगर 10 लाख का है और कल को 15 लाख का मिले तो उसका ट्रांजेक्शनरी मोटिव हमारा कम हो जाएगा। कार अगर 10 लाख का है, कल को 5 लाख का हो जाए तो हमारा ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। तो प्राइस पे डिपेंड करेगा और आपके इनकम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। स्पेकुलेटिव मोटिव अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेशन इज 1/r, 2 days इंटरेस्ट रेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये दो चीज़ें हैं, ओके, ठीक है। सो टोटल डिमांड फॉर मनी इज सम ऑफ बोथ द मोटिव, एक्चुअली दी 3 मोटिव्स, बट ठीक है, वो एक मोटिव बहुत ही छोटा है तो हम लोग मान के चलते हैं दी बोथ द मोटिव्स, ठीक है। सो दिस इज द केस, ओके। तो यही कर सकते हैं। तो हम लोग अगर टोटल डिमांड ऑफ मनी को लिखते हैं, टोटल डिमांड फॉर मनी की बात करते हैं, तो दैट इज मनी डिमांडेड फॉर ट्रांजैक्शन प्लस मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेशन। प्रिकॉशनरी को हम लोग बहुत ही छोटा मानते हैं, उसको कोई कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। मनी डिमांडेड फॉर ट्रांजैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीडीपी एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसको आप क्या लिख सकते हो ना, ये क्या लिख सकते हो, अगर आप प्रोपोर्शन को हटाए तो देख कांस्टेंट इनटू जीडीपी आ जाएगा, कांस्टेंट सम के इनटू जीडीपी, एंड प्लस ये भी क्या आ जाएगा, एक के डैश मान लो, डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आप अब इकोनॉमी को देखते हो, दैट इज एमडी, एमडी मतलब टोटल डिमांड फॉर मनी, ठीक है। टोटल डिमांड फॉर मनी इज सम के टाइम्स ऑफ जीडीपी, ठीक है, सम के टाइम्स ऑफ जीडीपी, सम प्लस सम के टाइम्स ऑफ के डैश टाइम्स ऑफ 1/r। तो अगर जीडीपी को हम लोग कांस्टेंट करते हैं, अगर हम लोग जीडीपी को कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है, कि लेट्स सपोज कि एक जो है एक साल का सिनेरियो देखना है कि इस साल जीडीपी कितनी थी, तो 4 ट्रिलियन की थी। तो अगर इस पर्टिकुलर ईयर को देख रहे हैं तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो गया, दैट मीन्स अब जो सारा चीज़ है ना वो डिपेंड करेगा 1/r के ऊपर। दैट मीन्स टोटल डिमांड फॉर मनी वुड बी 1/r इस केस में। नॉट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनसीईआरटी में कुछ कुछ चीज़ लिख रखा है, वो बिल्कुल इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख रखा है, बट हमें यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों की ज़्यादा मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। बट देन आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, एट अ पर्टिकुलर जीडीपी, फॉर अ पर्टिकुलर जीडीपी, फॉर अ कांस्टेंट जीडीपी, फॉर अ पर्टिकुलर जीडीपी, टोटल डिमांड फॉर मनी वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरेस्ट रेट, ठीक है। मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट, मनी डिमांडेड फॉर ट्रांजैक्शन इज व्हाट इज प्रोपोर्शनल टू जीडीपी, दैट मीन्स इट प्रोपोर्शनल टू द इनकम एंड प्राइस लेवल, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांजैक्शनरी, जो ट्रांजैक्शनरी एंड टोटल डिमांड फॉर मनी, ठीक है। लेट्स वाइंड अप द क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा। कीप लर्निंग, ठीक है, ओके। तो मैं ये, ठीक है, तो मैं ये समझा रहा था, ओके, आई एम सो सॉरी, मैं ये बार बार बोल जा रहा हूँ, इसको स्विच करना, ठीक है, ओके। सो मैं बस यही समझा रहा था कि जो है मनी डिमांडेड फॉर ट्रांजैक्शन इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू जीडीपी था, दैट मीन्स मनी डिमांडेड फॉर ट्रांजैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीडीपी। दैट मीन्स इनकम अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करोगे तो भी होगा। प्राइस ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन करोगे, प्राइस किसी चीज़ का कम होगा तो आप कम ट्रांजैक्शन करोगे, सॉरी प्राइस कम होगा तो ट्रांजैक्शन ज़्यादा करोगे, एंड प्राइस अगर किसी चीज़ का ज़्यादा होगा तो आप ट्रांजैक्शन थोड़ा कम करोगे। तो ट्रांजैक्शन किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, इनकम के ऊपर और प्राइस लेवल के ऊपर। स्पेकुलेटिव डिमांड की हम लोगों ने बात की थी, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरेस्ट रेट, वो बात किया हम लोगों ने, ओके, ठीक है। तो टोटल डिमांड फॉर मनी क्या हो जाएगा, मनी डिमांडेड फॉर ट्रांजैक्शन, स्पेकुलेशन एंड प्रिकॉशन, ठीक है। प्रिकॉशन को हम लोग बहुत छोटा है उसको हटा के चलते हैं। मनी डिमांडेड फॉर ट्रांजैक्शन इज व्हाट, प्रोपोर्शनल टू जीडीपी, अभी हम लोगों ने बात किया था, एंड मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट। दैट इज आप क्या लिख सकते हो, आप जब प्रोपोर्शनल सिंबल हटाते हो तो किसी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हो। तो टोटल मनी डिमांडेड इज इक्वल टू क्या, सम के इंटू जीडीपी प्लस सम के डैश डिवाइडेड बाय आर फॉर अ पर्टिकुलर जीडीपी, दैट इज अ कांस्टेंट जीडीपी पर क्या होगा, के डैश प्लस 1/r हो जाएगा फॉर अ कांस्टेंट जीडीपी। तो ये पूरी की पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, के ऑलरेडी कांस्टेंट है, जीडीपी को आपने कांस्टेंट माना, टोटल डिमांड फॉर मनी एमडी, दैट इज टोटल डिमांड फॉर मनी वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरेस्ट रेट, यही चीज़ है। इसके अलावा ये टोटल डिमांड फॉर मनी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरेस्ट रेट व्हेन जीडीपी इज को आप कांस्टेंट मान रहे हो, ठीक है। सिंपली मनी डिमांडेड फॉर स्पेकुलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट, मनी डिमांडेड फॉर ट्रांजैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीडीपी, दैट इज इनकम और प्राइस लेवल के प्रोपोर्शनल है। दिस इज इट, यही मैं समझा रहा था, ओके। सो यस, लेट्स वाइंड अप द क्लास। आई होप डिमांड वाला सारा चीज़ हमारा क्लियर हो गया होगा।